साथियों नमस्कार। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा वो काफ़ी हद तक कई आपके जो भ्रम कस्टमरी डिवोर्स डीड को लेकर हैं उसको दूर कर देगा और उसकी सहायता से जो आप लोग 498 या डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमों में लड़ाई लड़ते हो वो कितनी गलत है या कितनी गलत साबित हो सकती है उसको लेकर भी जो भी भ्रम आप लोगों को है वो काफ़ी हद तक जो है दूर कर देगा। साथियों एक्चुअली क्या होता है कि ह्यूमन माइंड झूलता है इफ़ एंड बट्स के अंदर कि ये सही है या ये नहीं है। तो जब वो उत्तर नहीं ढूंढ पाता है तो वो जाता है अपने बड़ों के पास में। जब अपने से बड़ों के पास में वो उत्तर नहीं मिलता है तो वो जाता है अल्टीमेटली एक्सपर्ट्स के पास में। बट पॉइंट ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि एक्सपर्ट्स को भी इस बात की नॉलेज हो कि जो उसकी बेसिक क्वेरी है या जो एग्जैक्ट क्वेरी है उसका वो सही निवारण उसको दे सकें। तो कंसेप्चुअली खुद क्लियर रहोगे तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और टेक्निकली आप चीज़ों को समझ पाओगे और कंटेस्ट कर पाओगे। जो आज की बात है उसमें हम कई पहलू जो है डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने आपको बताए। तो सबसे पहले हम जजमेंट को रीड करेंगे, उसको समझेंगे और उसके साथ साथ अगर ऐसी एडवाइस हमें मिल रही है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या कस्टमरी डिवोर्स लेवें या एक लीगल डिवोर्स एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ लॉ जो है कोर्ट से ऑप्टिंग करें। तो ये सब चीज़ें मैं खुलकर एक एक पॉइंट पर आपको समझाते हुए जो है डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए क्योंकि जो भी कस्टमरी डिवोर्स डीड थी उसका क्या असर पड़ा डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस पे इसको भी मैं डिस्कस करूंगा आज की स्थिति के अंदर। तो साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। साथियों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जजमेंट जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसका मतलब जो व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़े। क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो अपील फाइल हुई है उसका SLP नंबर है 968/2023 और ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हुई है क्रिमिनल अपील में क्योंकि लीव जो है ग्रांट हुई है। यहाँ पर जो अपीलांट है या जो पिटिशनर है वो है संजना कुमारी और जो अपोजिट पार्टी है वो है विजय कुमार। इसका मतलब ये कि संजना जो है ये इस केस में एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट और जो ये विजय कुमार है उसके पक्ष में जो है ऑर्डर है, जिस कारण दोनों ही पक्षकार लड़ रहे हैं उन मुद्दों पे जिसके तहत जो पावर एक्सरसाइज की गई है या तो वो सही है या तो वो गलत है। अब वो मामला है क्या उसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। साथ ही इस केस में क्या हुआ था कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इसने एक ऑर्डर पास किया 31/8/2022 को और इसमें पावर एक्सरसाइज करी सेक्शन 482 CRPC के तहत जिसको हम कहते हैं इनहेरेंट पावर और इसने क्वैश कर दिया ऑर्डर डेटेड 31 मई 2019 जो कि पास किया गया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा वेयर बाय जो एप्लीकेशन थी मूव्ड बाय द रेस्पोंडेंट हस्बैंड फॉर डिसमिसिंग द कंप्लेंट फाइल बाय द अपीलांट अंडर सेक्शन 12 हैज़ बिन रिजेक्टेड। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमें तीन बातें जो है क्लियर हुई हैं। सबसे पहली बात, वाइफ ने कंप्लेंट फाइल करी थी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, रेस्पोंडेंट जो है उसमें हस्बैंड था और रेस्पोंडेंट जो है अर्जी दाखिल करी कि मुझे डिस्चार्ज करो, पर वो अर्जी जो है मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी, पर उसी अर्जी को जो है हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। तो उसका मतलब ऐसा क्या मटेरियल था हस्बैंड के पास में कि हाईकोर्ट जो है वो काफ़ी कन्विंस हुआ और हाईकोर्ट ने जो है वो राहत प्रदान करी। कॉन्सिक्वेंटली द हाईकोर्ट हैज़ क्वेश्ड द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द अपीलांट अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और हाईकोर्ट ने जो इंटरिम का ऑर्डर था उसको भी जो है सेट असाइड कर दिया। तो काफ़ी हद तक एक अच्छा ऑर्डर था एक हस्बैंड के पक्ष में। पर यहाँ साथियों गलती क्या हुई हस्बैंड से उसको हम थोड़ा सा समझते हैं और उसका जो है हम एफिशिएंटली माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। साथियों इस केस में डिस्प्यूट नहीं है शादी, मैरिज इज़ नॉट डिस्प्यूटेड और मैरिज जो है सोलेमनाइज्ड हुई है 11 मार्च 2021 को। इसको नोट कर लिया इस फैक्ट को आपने। क्लियर है। अब यहाँ पर हस्बैंड ने क्या क्लेम किया, कस्टमरी डिवोर्स डीड कि हमारे बीच एक कस्टम प्रिविलेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है डिवोर्स हुआ है और ये डिवोर्स हुआ है 5/1/2014 को विच इज़ ड्यूली साइंड बाय द पार्टीज बाय देयर पेरेंट एंड इवन बाय द फादर ऑफ रेस्पोंडेंट एंड द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत एंड द रेस्पोंडेंट देयर आफ्टर एंटर इनटू अ सेकंड मैरिज। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक गलती ये हुई हस्बैंड से, उसका क्लेम ये था कि मैंने कस्टमरी डिवोर्स लिया है। साथियों हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि डिवोर्स कस्टमरी मत लो। मैं बार बार कह रहा हूँ ठीक है कस्टम प्रिविलेंट है, चीज़ें अलाउड भी हैं, बट फिर भी डिवोर्स जो कोर्ट से है वो पक्का काम है और जो मजिस्ट्रेट आपको डिक्री जारी करता है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ ऑर्डर 20 रूल 6 ऑफ CPC एक वैलिड काम है। कस्टमरी डिवोर्स को ये चैलेंज भी कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि बाय द वे ऑफ कॉर्शन है, अंडू इन्फ्लुएंस है, हमको बेकाबू में ले लिया, मूर्ख बना दिया। तो उनके पास कई ग्राउंड है उस डीड को चैलेंज करने के, बट जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो अपीलांट है उसने अगेंस्ट रेस्पोंडेंट जो है एक कंप्लेंट जो है लोकल पुलिस को दी और जो कि फॉरवर्ड हुई कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जिसके तहत जो है इनिशिएट हुई प्रोसीडिंग अगेंस्ट रेस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द DV एक्ट। तो ये एक फैक्ट भी जो है हमारे सामने आ रहा है कि डिवोर्स के काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है
एक कंप्लेंट जो है दाखिल करी थी वाइफ ने अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट, और अल्टीमेटली उसका फेट क्या हुआ कि ये सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कन्वर्ट हुई और इसके तहत जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई। और हस्बैंड ने जो है मूव करा एप्लीकेशन फॉर डिसमिसल। उसका कहना ये है कि हमारा कस्टमरी डिवोर्स जो है हो चुका है और इस संबंध में कस्टमरी डिवोर्स डीड जो है लिखी गई थी, और मजिस्ट्रेट ने उसके बावजूद भी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और लड़की को जो है अंतरिम राहत देते हुए 3,000 पर मंथ मेंटेनेंस देने के जो है ऑर्डर दिए हस्बैंड को या रेस्पोंडेंट को। ये ऑर्डर जो है चैलेंज किया गया बिफोर द हाई कोर्ट, और ये चैलेंज भी सक्सेसफुल हुआ। मींस हाई कोर्ट ने उस कस्टमरी डिवोर्स डीड को ठीक मानते हुए और उसकी स्ट्रेंथ पर उसके कॉन्टेक्स्ट में जो कि एग्जीक्यूट हुआ था 5/1/2014 को, ये माना कि जब इनके बीच संबंध नहीं है पति पत्नी के, तो हाउ शी कुड ब्रॉट अ केस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया सेक्शन 29 सब क्लॉज 2 हिंदू मैरिज एक्ट का, जो कि प्रोवाइड करता है कि नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, इस एक्ट में किसी बात के होते हुए भी, ये नेगेटिव से शुरू हो रहा है, shall be deemed to affect any right recognized by custom or conferred by any special enactment to obtain the dissolution of Hindu marriage। कि सेक्शन 29 में ये बात है कि इस एक्ट में किसी बात के होते हुए भी अगर कस्टमरी डिवोर्स पार्टियां लेती हैं और मैरिज को डिसॉल्व करती हैं, उसमें कोई बार नहीं है, वेदर सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो कोर्ट ने कहा कि वाइल कंस्ट्रूइंग द इफेक्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अबव प्रोविजन, द कोर्ट हैज हेल्ड टाइम एंड अगेन दैट स्पाउस कैन हैव अ वैलिड डिवोर्स थ्रू अ कस्टमरी डिवोर्स इट प्रोवाइडेड दे प्रूव दैट इट वॉज एन स्टेबलाइज कस्टम। तो कहने की बात यहाँ पर यह है कि दो बातें प्रूव करने पड़ेगी। पहली बात तो कस्टम है, और कस्टम जो है वो स्टेब्लिश्ड है और उसके तहत जो है कस्टमरी डिवोर्स लिया गया है। साथियों, एक महत्वपूर्ण जजमेंट पे जो है रिलाई किया गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उस जजमेंट में क्या था कि वाइफ ने सूट फाइल किया फॉर डिक्लेरेशन एंड प्लीडेड दैट कस्टमरी डिवोर्स डीड एंटर इनटू बाय हर वाज इनवैलिड इन लॉ। Having found that the lower court did not deal with the issue validity of customary divorce properly, this court remanded the matter to the trial court, observing as follow। कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में जो पूर्व निर्णय था जिसमें वाइफ ने चैलेंज किया कस्टमरी डिवोर्स डीड को और ये कहा कि इनवैलिड है, तो कोर्ट ने इस मैटर में उस कंसेंट प्रेयर को स्वीकार करते हुए मैटर को रिमांड में किया और डायरेक्शन दिए कंसेंट ट्रायल कोर्ट को। और वो क्या डायरेक्शन दिए? इन द व्यू दैट वी आर इंक्लाइंड टू टेक इन दिस अपील, वी डू नॉट थिंक इट इज नेसेसरी फॉर अस टू गो इनटू द contentions advanced by the counsels। We find that the court below have erroneously proceeded on the basis of divorce deed relied upon the parties in question was a document which is acceptable in law। It is to be noted that the deed in question is purported to be a document which is claimed to be in conformity with the custom applicable for divorce in the community to which the parties to the litigation belonging to। As per Hindu law administered by the court in India's divorce was not recognized as a mean to put an end to a marriage, which was always considered to be a sacrament, with only exception where it is recognized by custom। Public policy, good morals, interests of society were considered to require and ensure that, if at all, servants should be allowed only in the manner and for the reason or cause specified in the law। Thus, a custom being an exception to general rule of divorce ought to have been specifically pleaded and established by the party purporting such custom, since the said custom of divorce is contrary to the law of land, which, if not proved, will be a practice opposed to public policy। Therefore, there was an obligation on the trial court to have framed an issue whether there was a proper pleading by the parties contending the exercise of a customary divorce in the community to which the parties belonged, or whether such customary divorce in compliance with the manner or formalities attend thereto was in fact established in the case on hand to the satisfaction of the court। In the instance case, we have perused the pleading of the parties before the trial court, and we do not find any material to show that prevalence of any such customary divorce in the community based on which the document of divorce was brought into exercise was ever pleaded by the defendant as required by law, or any evidence was laid in this case to substantiate the same। It is true that in the courts below the parties did not specifically join issue in regard to this, parties did orally agree that the document in question was in fact in accordance with the customary divorce prevailing in the community to which the parties belonged, but this consent on the part of counsel or lack of sufficient pleading in the plaint or in the written statement would not, in our opinion, permit the court to countenance the plea of customary divorce unless and until such customary divorce is properly established in the court of law। तो साथियों, मैंने कुछ लाइनें जो हैं आपके सामने पढ़ी हैं, जिसके अवलोकन से हम 3 कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 1
कि सबसे पहले बात आपको लेना है डिवोर्स एज पर लॉ, जो कि आप पर प्रिविलेंट है। अगर आप कस्टमरी डिवोर्स की बात करते हैं तो इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ऐसा कोई कस्टम है तो वो प्रिविलेंट कब से है ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा उस पार्टी को जो केस लेके आ रही है। अगर ऐसा कस्टमरी डिवोर्स वो लेने जा रहे हैं बट इस समय कोई प्लीडिंग्स नहीं है फाइल में और ना ही ऐसा कोई तथ्य रिकॉर्ड पर वो ला पाते हैं, उसको इस्टेब्लिश कर पाते हैं, तो इवन दो देयर वाज अ कस्टमरी डिवोर्स डीड तब भी वो डिवोर्स जो है वो नहीं माना जाएगा। और उस सिनेरियो में अगर ऐसा डिवोर्स है तो वो डिवोर्स इनवैलिड है और किसी भी रूप में एज पर लॉ जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। सुब्रमण्यम का एक मामला था, उसमें भी ये क्लेम किया गया कि ये कस्टमरी डिवोर्स है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने कहा कि हिंदू लॉ में जब प्रोविज़न है तो आप डिवोर्स हो हिंदू लॉ से लो, पर कस्टम है तो सबसे पहले इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि कस्टम जो है वो प्रिविलेंट है। दूसरी बात, ये लगातार जो है वो यूज़ में लिया जा रहा है और उसके तहत कई लोग जो है वो डिवोर्स ले चुके हैं। जब तक इस बारे में स्पेसिफिक प्लीडिंग नहीं है, इसको स्पेसिफिकली इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, तब तक ऐसा कस्टमरी डिवोर्स जो है वैलिड इन लॉ नहीं है, भले ही 29 सब क्लॉज 2 हिंदू मैरिज एक्ट में स्पेसिफिक क्लॉज जो है यहाँ पर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले और भी है कि जहाँ पर इस तरह की स्थितियों को देखा गया, तो कोर्ट ने कहा कि कोई डाउट नहीं है कि जिस कस्टमरी डीड पे आप रिलाई कर रहे हो, सबसे पहली बात आपको ये प्रूव करना है कि कस्टम जो है आपको अलाउ करता है इस तरह के प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किया जा रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तीसरी बात, इट इज़ नॉट अनरीजनेबल एंड इवन नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, और ये एक वैलिड कस्टम है जिसके तहत जो है कस्टमरी डिवोर्स लिया गया है, तभी इसका प्रोटेक्शन जो है मिलेगा आपको। अदरवाइज 29 सब क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। इस सिनेरियो में अगर कस्टमरी डिवोर्स लिया भी गया है तो वो वैलिड इन लॉ नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मैरिज जो है वो गवर्न है हिंदू लॉ से। मैरिज जो है एक सैक्रामेंट है, बट मैरिज डिसोल्यूशन के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन जो है लॉ में है। अगर आप ये कहते हो कि हमें कस्टमरी डिवोर्स लेना है या कस्टमरी डिवोर्स के तहत हम संधारित होते हैं, तो उस सिनेरियो में सारी की सारी बातें उस व्यक्ति को प्रूव करनी है जो इस बात को स्पेसिफिकली प्लीड कर रहा है। अगर स्पेसिफिक प्लीडिंग्स नहीं है, उस कस्टम को एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, देन कस्टमरी डीड ऑफ डिवोर्स वुड नॉट हेल्प द पार्टी कंसर्न। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर डीबी केस है, ये पेंडिंग है, और जो लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट था इसने बिल्कुल ठीक काम किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कस्टमरी डिवोर्स है उसको ना तो प्रूव किया गया है और ना ही प्रूव करने के लिए कोई भी प्रयास जो है यहाँ पर किए गए हैं। तो जब तक ऐसा कोई प्रयास नहीं है तो उस सिनेरियो में ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट जो है उसने एक लीगल एरर करी है इन अज्यूमिंग द वैलिडिटी ऑफ द कस्टमरी डिवोर्स। तो कोर्ट ने ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया, जो डोमेस्टिक वायलेंस केस था उसको प्रोसीड करने के ऑर्डर कर दिए, और कोर्ट ने कहा कि ओनर्स टू प्रूव द कस्टमरी डिवोर्स इट लाइज ऑन द पर्सन हु रिलाइज द सेम। और ऐसा कोई प्रूव वो नहीं कर पाया, अगर वो प्रूव ये कर देगा तो कॉन्ट्री प्रूव करने का भार जो है वो विपक्षी पक्षकार पर रहेगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये स्पष्ट किया एक इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है आपको, कि विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी व्यू ऑन द वैलिडिटी ऑफ कस्टमरी डिवोर्स वी अलाउ द अपील, कि हम अपील को जो है अलाउ करते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर को सेटिस्फाइड करते हैं, इसको रिमांड बैक करते हैं टू डिसाइड अफ्रेश। In other words, the question of validity of customary divorce deed shall be left to be determined by the court of competent jurisdiction in accordance with law। कि जो competent court है वो ही इसके वैलिडिटी को जो है डिसाइड करेगा। एज अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस द इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांटेड टू द अपीलांट by the concerned judicial magistrate is restored, the arrears if any shall be paid by the respondent within 1 month। तो कोर्ट ने ये कहा कि पक्षकार जो है बिफोर हाईकोर्ट अपीयर होंगे और हाईकोर्ट एज पर लॉ जो है चीज़ों को डिटरमिन करेगा। तो साथियों, आज के अध्याय में हमें 3 बात जो है सीखने को मिलती है कि सबसे पहली बात, कस्टमरी डिवोर्स को अवॉइड ही करें। आप एज पर लॉ जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई करें और एज पर लॉ ही डिवोर्स देवें। अगर डिग्री प्रॉपर कोर्ट की है तो चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ पर अगर वो लड़की आती भी है कि इसको चैलेंज कर रही हूँ या सेट कर रही हूँ तो उसको पूरा का पूरा लीगल प्रोसेस लेना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबा काम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कस्टमरी डिवोर्स डीड पर अगर आप लड़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा कस्टम है, नंबर 2 प्रिविलेंट है, नंबर 3 रीजनेबल है, नंबर 4 अपोजिट नहीं है टू द पब्लिक पॉलिसी, और नंबर 5 ये यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किया जा रहा है। और कई ऐसे मामले हैं जो इस प्रक्रिया के तहत जो है निर्णित हुए हैं और उसमें जो है डिवोर्स कंसर्न पक्षकारों को दिया गया। जब तक ये फंडामेंटल्स नहीं है और ना ही इसको एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, ना आप कर सकते हैं, तो भूल के भी कस्टमरी डिवोर्स की तरफ ना जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 29 सब क्लॉज 2 हिंदू मैरिज एक्ट का बेनिफिट तभी मिलेगा जब ये शर्तें आप साबित कर पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी वाइफ से आपका डिस्प्यूट है तो सबसे पहले आप एग्रीमेंट साइन करने के बजाय लिखा पढ़ी जो भी करें वो कोर्ट में करें, सपोर्टेड बाय एफिडेविट करें। कई बार होता है कि लिखा पढ़ी आप लोग बाहर कर लेते हो, विश्वास करते हो, फिर धोखा भी जो है साथ में आपका ही होता है, फिर परेशान भी आप ही लोग होते हो। देखो भाई, आपका ज़िंदगी था, आपने बसाने की कोशिश करी, नहीं बस पाया, डिवोर्स निश्चित हुआ, अब डिवोर्स भी ढंग से रह लो। अगर डिवोर्स में आप लापरवाहियाँ करोगे, शर्म पाल लोगे तो फिर मरोगे। जिस लड़की ने आपको धोखा दिया है और आपका जीवन बर्बाद करा है वो कभी भरोसे के लायक नहीं है। एक बार भरोसा टूट चुका है, डिवोर्स होना निश्चित है। तो इस सिनेरियो में एक एक कदम फूंक के रखो। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो आप जल चुके हो मेरे भाई,
तो अब आपको जो भी आगे स्टेप लेना है वो बहुत सोच समझ के लो। आपका स्टेप, आपकी समझदारी ही आपका बचाव है। तो कुल मिला के एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो एज पर लॉ करो तो आपको फायदा होगा। अगर आप लॉ के तहत नहीं करोगे, मन मर्जी करोगे, लॉ की परिधि से बियॉन्ड जाके काम करोगे, तो वहां पर खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, नुकसान जो है आपका ही होगा। जैसे लड़के का हुआ, अगर डिवोर्स के लिए पक्षकार राजी थे, दोनों ही साइन कर रहे हैं, कंटेस्टिंग डिवोर्स नहीं है, तो इट इज बेटर कि वो कोर्ट में जाते और कोर्ट में जाके म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते। पर इन्होंने कहा कस्टमरी डिवोर्स ले लिया कि टाइम बचेगा जी। वो टाइम तो बच गया, पर कितनी बड़ी मुसीबत जो है यहाँ पर खड़ी हो गई है। और साथियों, अब तो रिसेंट व्यू इतने आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जब पक्षकारों के बीच कोई डिस्प्यूट ही नहीं है तो वहां भी कोर्ट आपकी हेल्प कर रही है कि आप म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करो, विद इन 1 मंथ तो कोर्ट बयान रिकॉर्ड कर लेती है। फिर तारीख पड़ती है 5, 5.5 या 6 महीने की, तो कोर्ट वहां पर विशेष स्नैरियो में कई बार डिले भी कंडोम करके डिवोर्स जो है फटाफट ग्रांट कर रही है। तो मेरा कहना है कि जब कोर्ट खुद आपकी हेल्प करना चाह रही है तो हम क्यों जो है गलत काम करें या क्यों गलतियां करके उसका जो है नुकसान भुगते हैं। तो साथियों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जन अवेयरनेस के लिए। तो साथियों, अवेयर रहें, अलर्ट रहें और जीवित रहें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।